टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम या इंडोक्राइन आप ग्लैंड बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए इंडोक्राइन जो ग्रंथियां हैं ये क्या होता है, नलिका विहीन होती है, यानी कि डक्टलेस होता है। क्या होता है, डक्टलेस होता है। ठीक है, ये डक्टलेस क्या होता है, ग्रंथि होता है। इनमें किसका स्राव होता है, तो हार्मोन का स्राव होता है। इसमें किसका स्राव होता है, हार्मोन का स्राव होता है। और यह जो है हार्मोन को क्या करता है, रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जैसे आपका क्या हो गया, पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जिसको अप टू जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया, उसके बाद पाराथायराइड हो गया, ये सभी क्या है आपके, ये सभी आपके जो हैं अंतःस्रावी ग्लैंड है। ये क्या है, अंतःस्रावी ग्लैंड है। इसी में आता है बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ। इसमें क्या आता है, बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ, जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और यह जो है नलिका युक्त होता है, यानी अंतःस्रावी जो होता है नलिका उसमें नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, नलिका होता है, यानी कि डक्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, तो बहिर्स्रावी में क्या होता है, डक्ट होता है, और अंतःस्रावी में क्या होता है, डक्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इंजाइम का स्राव होता है, और उसमें अंतःस्रावी में क्या आता है, हार्मोन का स्राव होता है। जैसे दूध ग्रंथि हो गया, श्वेत ग्रंथि हो गया जिसको स्वेटिंग कहते हैं, अश्रु ग्रंथि हो गया, उसके बाद श्लेष्म ग्रंथि हो गया, और लार ग्रंथि हो गया। तो आपसे पूछेगा बहिर्स्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल क्या क्या है, तो दूध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि और लार ग्रंथि। वहीं पे आपको अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो पीयूष ग्रंथि, अपटू ग्रंथि, पारा अपटू ग्रंथि, ये सभी आपके क्या होंगे, अंतःस्रावी होंगे। अब समझते हैं पीयूष ग्रंथि किसको कहते हैं। देखिए कपाल की स्फेनाइड में हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो होता है कपाल में स्फेनाइड के हड्डी में क्या होता है, एक गड्ढे में स्थित होता है, और इसको हम लोग जो है सेल टर्सिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेल टर्सिका कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, सेल टर्सिका कहते हैं। इसका लगभग 0.6 ग्राम होता है, इसका वजन जो है 0.6 ग्राम होता है, और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एवं उसके कार्य क्या क्या सब हैं। देखिए पीयूष ग्रंथि से जो है आपके एसटीएच हार्मोन निकलते हैं, एसटीएच हार्मोन का निकलते हैं, जिसको सोमेट्रोफिक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, सोमेट्रोफिक हार्मोन कहते हैं। और यह शरीर के वृद्धि, एसटीएच हार्मोन जो है वृद्धि में, विशेषतया हड्डी की वृद्धि में क्या होता है, नियंत्रण करता है। अगर एसटीएच हार्मोन कम निकलेगा तो हमारा शरीर का जो हड्डी में जो प्रोग्रेस होगा वो क्या होगा, कम होगा। और देखिए क्वेश्चंस पूछा गया है ये प्रीवियस ईयर कि एसटीएच की अधिकता से जो है ना भीमकायत्व, क्या होता है, भीमकायत्व, अथवा जिसको हम लोग गिग्नेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, गिग्नेटिज्म कहते हैं, अथवा एक्रोमिगली नाम का क्या होता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसमें मनुष्य की लंबाई में क्या होता है, सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि एसटीएच का मतलब अगर शरीर में एसटीएच का स्रावन ज़्यादा हो गया तब आपका शरीर में क्या हो जाएगा, एग्रोमिगली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्रोमिगली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्रोमिगली हो जाएगा, जिसको हम लोग जिगंटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जिजंटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जिजंटिज्म कहते हैं। ठीक है, जिसको भीमकायत्व कहा जाता है। नॉर्मल से क्या होगा, शरीर की लंबाई बढ़ जाएगा, और एसटीएच की जब कमी हो जाएगा तो शरीर में क्या हो जाएगा, बोनापन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बोनापन आ जाएगा, जिसको ड्वार्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्वार्फिज्म। ठीक है, और टीएसएच हार्मोन भी जो है इसी के द्वारा स्राव होता है, जिसको हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, टीएसएच। क्या, टीएसएच। और यह जो है थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। यह थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। और ये जो है एक एसीटीएच हार्मोन निकलता है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। एड्रिनल के कॉर्टेक्स को क्या करता है, स्राव को नियंत्रित करता है। कौन, तो एसीटीएच ये हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा निकलता है। उसके बाद जीटीएच हार्मोन निकलता है, ये जो है जनन अंगों के कार्यों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है कौन, तो जीटीएच याद रखिएगा, जीटीएच याद रखिएगा, ये जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रण करता है। और यह जो है 2 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है, तो यह जो है आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका एफएसएच, एक होता है एफएसएच, और दूसरा होता है एलएच। एफएसएच हार्मोन का काम क्या होता है, यह विरिसन की शुक्राणु जन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। ये विरिसन जो हमारा टेस्टिस होता है उसमें जो स्पर्म होता है, जनन होता है, स्पर्म का जनन होता है, तो उस नलिकाओं में क्या करता है, शुक्राणु जनन में सहायता करता है, यानी शुक्राणु को बनने में मदद करता है कौन, एफएसएच। कौन मदद करता है, एफएसएच। और यह जो है अंडाशय
फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है, यह अंडाशय की फॉलिकल में वृद्धि में मदद करता है। और LH हार्मोन जो होता है यह क्या होता है, अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन। नर में क्या होता है, इसके अभाव से अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है। आपसे पूछेगा LH हार्मोन का क्या काम है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन का क्या करता है, ये स्रावित करता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है निकलता है LTH, क्या निकलता है, LTH हार्मोन, जिसको हम लोग दूधजनक हार्मोन भी कहा जाता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन कहा जाता है। LTH हार्मोन निकलता है और इसका मेन काम होता है कि शिशु के लिए स्तनों में दूध का स्रावन करना, शिशु के लिए स्तनों में दूध का स्रावन करना। उसके बाद ADH हार्मोन आता है। ADH हार्मोन, इसके कारण क्या होता है, छोटी छोटी रक्त धमनियां का संकीर्ण हो जाना और एवं रक्त दाब का क्या होता है, बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। तो उस चीज़ को ये नियंत्रण करने का काम क्या करता है, ADH करता है। और यह जो शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। ADH जो है शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। उसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड, और यह मनुष्य के गले में जो है श्वास नलिया ट्रेकिया के दोनों और लेरिंग्स के नीचे स्थित होता है, लेरिंग्स के नीचे स्थित होता है। ये अप टू जो है थायराइड ग्लैंड जो है ये श्वास नली यानी हमारे गले में जो है ट्रेकिया के दोनों और लेरिंग्स के नीचे स्थित होता है। और इससे निकलने वाला हार्मोन को हम लोग थायरॉक्सिन कहते हैं। और इससे एवं इसको हम लोग ट्रायोथाइरोनिन कहा जाता है, ट्रायोथाइरोनिन भी कहा जाता है इसको। इसमें आयोडीन की अधिक मात्रा में रहता है और ये हमारे शरीर में आयोडीन को नियंत्रण कौन करता है, थायरॉक्सिन करता है, जो कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। तो अब समझते हैं थायरॉक्सिन के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे आपके रेलवे में हो, ग्रुप डी में हो, चाहे फिर बिहार दरोगा हो, जितने में भी एग्जाम क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी का भी हम लोग जो है लगभग 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हम लोग कंसेप्ट को जान ले, फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। थायरॉक्सिन जो है ये कोशिकीय शोषण की गति को क्या करता है, तेज करता है। थायरॉक्सिन क्या करता है, कोशिकीय शोषण की गति को तेज करता है और यह शरीर के सामान्य वृद्धि, विशेष हड्डी हो गया, बाल हो गया, इसके डेवलप में क्या करता है, अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है, उसके लिए ये थायरॉक्सिन है। उसके बाद क्या करता है, जनन अंगों के सामान्य कार्य इन्हीं की सहायता से क्या होता है, इनकी सक्रियता पर क्या होता है, आधारित होते हैं। जनन अंगों के सामान्य कार्य जो है इन्हीं की सक्रियता पर क्या होता है, आधारित होता है। और पीयूष ग्रंथि जो है हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का भी नियंत्रण करता है। आपसे पूछेगा पीयूष ग्रंथि जो है हार्मोन के साथ क्या करता है, साथ साथ ये जल के संतुलन का भी नियंत्रण करता है। अब समझते हैं थायरॉक्सिन की कमी से क्या सब हो सकता है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा जड़ मानवता रोग, बच्चों में होता है। इसमें बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी थायरॉक्सिन जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। और थायरॉक्सिन आयोडीन को क्या करता है, शरीर में नियंत्रण करने का काम करता है, अधिकता होने के लिए नहीं देता है, नॉर्मल होने के लिए देता है। तो जब आपके शरीर में आयोडीन नहीं रहेगा तो थायरॉक्सिन का क्या होगा, स्रावित नहीं होगा, थायरॉक्सिन आपके शरीर में कम बनेगा। जब आपके शरीर में थायरॉक्सिन कम बनेगा तो पहला बीमारी आपका क्या होगा, जड़ मानवता, जिसके वजह से क्या होगा, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति का बच्चे का क्या होगा, विकास कम हो जाएगा। उसके बाद होता है मिक्स डमा। क्या होता है, मिक्स डमा रोग होता है जो यौवना अवस्था में होता है और इस रोग में शरीर में उपापचय भाली भांति नहीं हो पाता है, जिसके कारण हृदय स्पंदन तथा रक्तचाप क्या होता है, कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। उसके बाद आपका आता है हाइपोथायराइडिज्म होता है। अगर आपके शरीर में आयोडीन का कमी हो जाएगा तो थायरॉक्सिन का कमी हो जाएगा। जब थायरॉक्सिन का कमी हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। और यह रोग क्या होता है, लंबे समय तक थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। और इस रोग के कारण क्या होता है, सामान्य जनन कार्य संभव नहीं हो पाते हैं। और कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य क्या होता है, गूंगा और बहरा भी हो जाता है। और इसी की वजह से क्या होता है, ग्वाइटर रोग होता है। आयोडीन में भोजन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर रोग होता है। और इस रोग में जो है थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। थायराइड ग्रंथि का आकार में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। तो ग्वाइटर रोग में क्या होता है, वृद्धि। इसलिए आगे में आपने देखा होगा कंठ के पास एक फुटबॉल जैसा छोटा सा गोल गेंद के जैसा हो जाता है। अब आता है, वो तो था थायरॉक्सिन की कमी से। तो थायरॉक्सिन की कमी किसके वजह से होगा, आयोडीन की कमी से होगा। तो कौन कौन सा बीमारी होगा थायरॉक्सिन की कमी से, पहला होगा जड़ मानवता, दूसरा होगा मिक्स डमा, उसके बाद होगा हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, और घेंगा रोग। ये 4 तरह की प्रॉब्लम होगा। फिर उसके बाद आता है थायरॉक्सिन की अधिकता से क्या होगा, पहला होगा आपको टॉनिक्स ग्वाइटर, टॉक्सिक ग्वाइटर भी कहा जाता है या टॉनिक्स ग्वाइटर भी इसको कहते हैं। तो टॉक्सिक ग्वाइटर होता है और इसमें होता क्या है कि हृदय की गति क्या होगा, तेज हो जाएगा और रक्तचाप भी क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। और श्वसन दर, जैसे आपका हृदय गति तेज हुआ, रक्तचाप बढ़ा तो आपका सांस फूलने का बीमारी हो जाएगा, जिसको दम्मा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है एक्सोप्लेथीमिया। क्या होता है, एक्सोप्लेथीमिया
थेल्मिया क्या होता है, एक्सोप्लेथेल्मिया होता है। इस नामक रोग में क्या होता है, आंख फूल करके क्या होता है, नेत्र कोटर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। आंख फूल करके नेत्र कोटर बाहर, आपने अक्सर देखा होगा कि व्यक्ति का जो है ना आंख बड़ा बड़ा हो जाएगा और आपका आंख का जो गोलक होता है वो बाहर आ जाता है। तो वो किसके वजह से होता है, वो होता है आपको एक्सोप्लेथेल्मिया की वजह से, एक्सोप्लेथेल्मिया की वजह से ये बीमारी होता है। उसके बाद आता है प्राअब्टू ग्रंथि, जिसको पाराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये गला में क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को ठीक पीछे स्थित होता है। ये थायराइड ग्लैंड की क्या होता है, ठीक पीछे अवस्थित होता है, याद रखिएगा इसकी अधिकता से, ठीक है। यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब होता है कि 2 हार्मोन स्रावित करती है इससे, यानी कि आपका जो है 2 हार्मोन स्रावित होता है। एक होता है पैराथायराइड हार्मोन और एक होता है कैल्सीटोनिन, एक होता है कैल्सीटोनिन। तो कैल्सीटोनिन से क्या होता है कि कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, और पैराथायराइड से क्या होता है कि ये आपके जो है ना ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इस हार्मोन से क्या होता है कि जब आपका स्रावित होगा, यानी पैराथायराइड हार्मोन जब आपके जब स्रावित होगा, तब यह रुधिर में यानी कि ब्लड में क्या करेगा, कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब कैल्शियम की कमी हो जाएगा तो पैराथायराइड हार्मोन क्या होगा, स्रावित होगा। और जब आपके शरीर में जो है कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाएगी, मतलब नियंत्रण करेगा। नियंत्रण कौन करेगा, तो पैराथायराइड हार्मोन नियंत्रण करेगा, यानी शरीर में कम होने के लिए कैल्शियम नहीं देगा। लेकिन कैल्सीटोनिन जो है ये क्या करेगा, कैल्शियम की मात्रा को अधिक होती है तब यह हार्मोन क्या होता है, मुक्त होता है। जब कम होगा तो पैराथायराइड हार्मोन और अधिक होगा तो कैल्सीटोनिन, याद रखिएगा। यानी कि अगर शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगा तो उसको बराबर करना है, तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या होगा, तुरंत से निकलेगा ये हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। और जैसे ही आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो गया तो पटाख से निकलेगा कौन, कैल्सीटोनिन। क्या निकलेगा, कैल्सीटोनिन। और यह जो है प्राअब्टू ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो है क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो याद रखना है, कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रण करता है। अब आता है अधिवृक्क ग्लैंड, जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। यह भी एक प्रकार का क्या है, अंतःस्रावी ग्लैंड है। यह 2 भाग में होता है, एक होता है बाहरी भाग जिसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, एक होता है अंदरूनी भाग जिसको मेडुला कहा जाता है। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और अंदरूनी भाग को मेडुला कहा जाता है। तो कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन और उनके काम क्या सब है, पहला निकलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलता है पहला हार्मोन। यह कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, इसके उपापचय को क्या करता है, नियंत्रण करता है। ग्लूको यानी याद रखें ना, ग्लूको यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज हो जाएगा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, वसा होगा, इसको नियंत्रण करता है। उसके बाद दूसरा निकलता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इसके वजह से क्या होता है, यह मुख्य कार्य क्या है कि किडनी के नलिकाओं के द्वारा लवण के पुनः अवशोषण और शरीर में अन्य लवणों की मात्राओं को नियंत्रण करना, ठीक है। मिनरल, मिनरल में याद रखिएगा, मिनरल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स याद रखिएगा। यह शरीर में क्या करता है, लवण की मात्रा को अवशोषण करके लवणों की मात्रा को नियंत्रण करता है। एक्स्ट्रा जो लवण हो जाएगा उसको अवशोषित कर लेगा और मात्रा को नियंत्रण करेगा। उसके बाद निकलता है आपका लिंग हार्मोन, जिसको सेक्स हार्मोन कहा जाता है। यह बाह्य लिंगों के आसपास बालों के आने का प्रतिमान एवं यौवन आचरण को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, सेक्स हार्मोन करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दूसरा, जिसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। कॉर्टेक्स जो है शरीर से बिल्कुल निकाल दिया जाता है तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह तक ही जीवित रहेगा। अगर कॉर्टेक्स शरीर को बाहर निकाल दिया जाए, शरीर से अगर बाहर निकाल दिया जाए तो मनुष्य जो है ज़्यादा टाइम तक वो जिंदा नहीं रह पाएगा। और कॉर्टेक्स के विकृत हो जाने पर उपापचयी प्रक्रमों में क्या होता है, गड़बड़ी हो जाता है। और इस रोग को हम लोग एडिशन रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिशन रोग कहते हैं। अब समझते हैं मेडुला के द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उसका काम क्या है। ये एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एक एमिनो अम्ल है। एपिनेफ्रिन क्या है, एक अमीनो अम्ल है, जो कि एपिनेफ्रिन किससे निकलता है, वो मेडुला से निकलता है। और नॉर एपिनेफ्रिन यह भी एक अमीनो अम्ल है जो कि मेडुला से निकलता है। और यह दोनों हार्मोन जो है हृदय पेशियों की क्या करता है, उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता को में वृद्धि करते हैं और फलस्वरूप क्या करता है, बीपी को बढ़ा देता है। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ये मेडुला से निकलता है और ये हमारे हृदय की पेशी को क्या करता है, एक्साइटेड करता है, यानी उत्तेजनशीलता और संकुचनशीलता यानी सिकुड़ना और फूलना जो है कंडीशन, इसमें वृद्धि करता है और इसके फलस्वरूप क्या होता है, बीपी को हमारा बढ़ा देता है। उसके बाद अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। इसको 3F या 3S हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपको जो है आपातकालीन हार्मोन रिलीज होता है। और उत्तेजना के समय एड्रिनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, जैसे कि क्रोध हो गया, भय हो गया, खतरा हो गया, इस समय में ये एक्टिव हो जाता है। और एपिनेफ्रिन क्या करता है, यह हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उन्हें पुनः चालू कर देता है। जब से आपको पता होगा हार्ट अटैक जब होता है तो एपिनेफ्रिन निकलता है, ताकि आपके शरीर जो हृदय में जो ब्लड पंपिंग होता है उसको क्या करता है, एक्टिव कर देता है। तो इससे आपको क्या पता चला
कि मेडुला से जो है दो तरह का हार्मोन रिलीज होता है, एक है एपिनेफ्रिन, एक होता है नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो एपिनेफ्रिन का काम क्या होता है, हृदय के पेशियों को उत्तेजनशीलता और संकुचनशीलता प्रदान करना, ठीक है, और वृद्धि करते समय फलस्वरूप बीपी को बढ़ाना। और नॉर एपिनेफ्रिन का काम क्या होता है कि ये जो है, ये नॉर एपिनेफ्रिन का काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में जो है ना, मतलब एड्रिनल जो है, हमारा जो एड्रिनल है, देखिए दोनों जो है एमिनो अम्ल है, याद रखिएगा दोनों एमिनो अम्ल है, दोनों मेडुला से रिलीज होता है। ठीक है, तो अमाका नॉर एपिनेफ्रिन क्या करता है, ये अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो हार्मोन कहते हैं, और ये उत्तेजना और एड्रेनलिन हार्मोन की मात्रा को उत्सर्जित करता है, जिसमें क्रोध हो गया, भय हो गया, खतरा हो गया, इस सब चीज को क्या करता है, एक्टिव कर देता है। और एपिनेफ्रिन हृदय का स्पंदन एकाएक रुक जाने पर इन्हें क्या करता है, पूरा चालू कर देता है, पुनः क्या करता है, चालू कर देता है। अब समझते हैं जनन ग्रंथि, जिसको हम लोग बॉन्ड्स कहते हैं, जनन ग्रंथि। पहला आता है आपका अंडाशय, जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं, ओवरी, और यह मादा में होता है। यह निम्न हार्मोन का स्रावत करता है, पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, और तीसरा है रिलैक्सेसिन। क्या है, रिलैक्सेसिन। ठीक है, तो ये तीन को जो हार्मोन है, ये आपका मादा हार्मोन है। कौन है, मादा हार्मोन है। ये जो है क्या होता है, ओवियोडक्ट यानी कि अंडवाहिनी से परिवर्धित को पूर्ण करता है एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन जो करता है, इसका सहयोग जो स्तन वृद्धि में है, प्रोजेस्टेरोन का संबंध स्तन वृद्धि में है। और रिलैक्सेसिन का संबंध क्या है, गर्भावस्था में अंडाशय और गर्भाशय एवं अपरा में उपस्थित, जिसको प्लेसेंटा कहा जाता है, अपरा को प्लेसेंटा कहा जाता है। और यह हार्मोन जो है क्या करता है, प्यूबिक सिफाइनिक्स को क्या करता है, मुलायम करता है। और यह गर्भाशय यानी ग्रीवा, जिसको सर्विक्स कहते हैं, उसको चौड़ा करता है, ताकि बच्चा आसानी से क्या हो सके, पैदा हो सके। और वृषण, जिसको टेस्टिस कहते हैं, इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और यह जो प्रोसोजित लैंगिक लक्षणों को क्या करता है, परिवर्धन को एवं यौन आचरण को क्या करता है, प्रेषित करता है। यौन आचरण को क्या करता है, प्रेषित करता है, याद रखिएगा। अब चलिए सबको एक जगह हम लोग समझ जाते हैं। जैसे देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि से क्या होता है, एसटीएच निकलता है, टीएसएच निकलता है, एसीटीएच निकलता है, और एफएसएच निकलता है, एलटीएच निकलता है, और एडीएच निकलता है। ये सभी हार्मोन कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो एसटीएच हार्मोन का क्या काम है, कोशिकाओं की वृद्धि का नियंत्रण करना। टीएसएच का क्या काम है, थायराइड ग्रंथि के स्राव को नियंत्रण करना। एसीटीएच का क्या काम है, एड्रेनल ग्रंथि के प्रशांत भाग को स्राव का नियंत्रण करना। और एफएसएच का क्या काम है, नर के टेस्टिस में शुक्राणु जनन एवं मादा के अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि को नियंत्रण करना। और एलटीएच का क्या काम है, ये कॉपर्स ल्यूक्ट्रियम का निर्माण करता है और वृषण में एस्ट्रोजन एवं अंडाशय के प्रोजेस्टेरोन के स्राव हेतु अंतराल कोशिकाओं का उद्दीपन करता है। और एडीएच क्या करता है, जल संतुलन हमारे शरीर में करता है, किडनी के द्वारा मूत्र की मात्रा का ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। उसके बाद थायराइड ग्रंथि के बारे में पता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जो वृद्धि एवं उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। उसके बाद आता है पैराथायराइड, जो इसके पीछे होता है, पैराथायराइड हार्मोन निकलता है, जो रक्त में कैल्शियम की कमी को यह स्रावित करता है एवं शरीर में कैल्शियम फास्फोरस की आपूर्ति को नियंत्रण करता है। और कैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या काम है, यह रक्त में कैल्शियम के अधिक होने पर यह मुक्त होता है। जब कैल्सिटोनिन शरीर में जब आपका कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाएगा तो कैल्सिटोनिन निकल जाएगा। ठीक है, और एड्रिनल जो ग्लैंड होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। तो देखिए, एड्रिनल जो है ग्लूकोटिक्वाइड्स हार्मोन निकलता है, ग्लूकोटिक्वाइड्स हार्मोन निकलता है, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा उपापचय का नियंत्रण करता है। और कॉर्टेक्स जो होता है, ये मिनरलोकॉर्टिक्वाइड, जो वृक्क में नलिकाओं के द्वारा लवण को पुनः क्या करता है, अवशोषण करके उसको कंट्रोल कर देता है, और जो कि एक हार्मोन है, याद रखिएगा। और कॉर्टेक्स हार्मोन भी निकालता है, जो कि अवशोषण एवं शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है। और यह लिंग हार्मोन भी निकलता है, कॉर्टेक्स के द्वारा ही लिंग हार्मोन निकलता है, जो पेशीय, हड्डी, बाह्य लैंगिक अंग और यौन आचरण को नियंत्रित करता है। और मेडुला के द्वारा दो हार्मोन निकलता है, एक है एपिनेफ्रिन और दूसरा है नोर एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन का क्या काम है, एपिनेफ्रिन का क्या काम है, रक्तचाप को नियंत्रित करना। और नोर एपिनेफ्रिन का क्या काम, रक्तचाप को नियंत्रित करना। दोनों का काम रक्तचाप को ही, दोनों एक प्रकार का एमिनो एसिड है। उसके बाद अग्नाशय की लैंगरहेंस की जो द्वीपिका है, ये इंसुलिन का स्रावन करता है और ग्लूकागोन का स्रावन करता है। तो इंसुलिन का काम क्या है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, और ग्लूकागोन का क्या काम है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। दोनों का एक ही काम है। लेकिन याद रखिएगा, जो हमारा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजेन में चेंज करने का काम कौन करता है, इंसुलिन। और ग्लाइकोजेन को फिर वापस से ग्लूकोज में चेंज करने का काम क्या करता है, ग्लूकागोन। ठीक है, और इसमें आपको पता होना चाहिए, अग्नाशय में क्या होता है, अल्फा बीटा डेल्टा होता है, अल्फा बीटा डेल्टा होता है। तो अल्फा सेल से आपका कौन निकलता है, बीटा सेल से कौन निकलता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंडाशय ग्रंथि जो है, ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सेसिन, तीन तरह का हार्मोन निकलता है फीमेल में। और एस्ट्रोजन का क्या काम होता है, मादा अंग में परिवर्तित को नियंत्रित करना।
और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है? स्तन वृद्धि, गर्भाशय, प्रसव में निकलने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करना। और रिलैक्सेशन का क्या काम होता है? प्रसव के समय होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करना। और तीसरा आपका अगला है 7वां, वृषण ग्रंथि, जिसको टेस्टिस ग्लैंड कहते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है और ये नर अंग में परिवर्धन एवं यौन आचरण को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यौन आचरण को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, अब हम लोग जो है अभी तक जितने एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी का जो है हम लोग पुनर्जोड़ तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? किस हार्मोन की कमी के कारण जो है आपका मधुमेह रोग होता है? तो वो आपका है इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। अभी जस्ट हमने आपको बताया था। देखिए, अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपिका के बीटा कोशिका के द्वारा क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। और यह कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? ऑक्सीकृत कर पेशियों में क्या करता है? संचित करने में सहायता होता है ग्लाइकोजन के रूप में, जिसे रक्त में क्या करता है? शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। और अग्नाशय से 3 तरह के निकलते हैं हार्मोन। एक निकलता है आपका अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो डेल्टा से क्या निकलता है मुझे बताइए? अल्फा। बीटा से तो आपका इंसुलिन निकलता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? आपको बताना है कौन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो आपका लार ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। लेकिन आपका अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और डिंब ग्रंथि और अंड ग्रंथि, ये सभी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद निम्न में से कौन सा जो है डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? डिंब ग्रंथि हार्मोन का क्या है? एक उदाहरण है। तो वो हो जाएगा एस्ट्रोजन। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। देखिए, एस्ट्रोजन एक प्रकार का सेक्स हार्मोन है जो कि फीमेल में निकलता है। कहाँ निकलता है? फीमेल में निकलता है। और प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में क्या है? जरूर आवश्यकता होता है। ठीक है, अगला देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो वो हो जाएगा आयोडीन। किसकी हो जाएगा? आयोडीन। ठीक है, और आयोडीन की अगर कमी हो गया तो फिर भैया तो आपके शरीर में क्या होगा? सबसे पहले तो आपका क्या हो जाएगा? गलकंड हो जाएगा, जिसको ग्वाइटर कहा जाता है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे, मानसिक विकार हो जाएगा, शरीर में कैल्शियम का भी कमी हो जाएगा। ठीक है, और मन बुद्धि हो जाएगा बच्चा। तो इसीलिए आयोडीन का खाना जरूरी है। और आयोडीन हमारा किससे मिलता है? लेमिनेरिया नामक एक पौधा से मिलता है जो कि समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब कोई बहुत क्रोधित या शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे हार्मोन का तनाव को उत्तेजित करने में क्या होता है? शरीर की मदद करता है। ऐसे में से कौन सा हार्मोन जो है तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है? तो कौन करता है? तो वो आपका एड्रेनलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एड्रेनलिन हो जाएगा। देखिए, एड्रेनलिन हार्मोन जो है तनाव या डर की स्थिति में क्या होता है? समायोजित करने में शरीर की मदद करता है। शरीर की मदद करता है। और आपको पता होना चाहिए एड्रेनलिन हार्मोन हमारे शरीर में किडनी के ऊपरी हिस्से में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? किडनी के ऊपरी हिस्से में। कहाँ? तो किडनी के ऊपरी हिस्से में मौजूद है। और एड्रेनलिन को हम लोग 3F कहते हैं, फेयर, फ्लाई और फाइट। और ये आपातकालीन स्थिति में हमारे शरीर में क्या होता है? रिलीज होता है। उसके बाद देखिए, निम्न में से भूख हार्मोन कहा जाता है क्योंकि वह भूख को उत्तेजित करता है और भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा घ्रेलिन। क्या हो जाएगा? घ्रेलिन। क्या हो जाएगा? घ्रेलिन। देखिए, घ्रेलिन जो है एक बहुयामी क्या है? गुड हार्मोन है, बहुयामी गट हार्मोन है। गट हार्मोन है जो अपने रिसेप्टर ग्रोथ हार्मोन और सीक्रेटॉग रिसेप्टर जिसको GHSR को सक्रिय करता है, याद रखिएगा। और घ्रेलिन हार्मोन जो है भूख के लिए क्या है? उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? भूख के लिए क्या है? उत्तरदायी है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा वर्णक हमारे बाल, त्वचा और आंख के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो वो आपका क्या हो जाएगा? मेलानिन। क्या हो जाएगा? मेलानिन। और मेलानिन की अगर अधिकता से क्या होगा? हमारा शरीर काला हो जाता है। मेलानिन की अधिकता से क्या होगा? हमारा शरीर काला हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और जब मेलानिन जब अधिक हो जाएगा तो हमारा शरीर में क्या हो जाएगा? मेलेनोसाइट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेलेनोसाइट्स हो जाएगा। और उसी से जो है क्या निकलता है? मेलानिन निकलता है। उसी से मेलानिन निकलता है। उसके बाद है युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाला उपस्थित बदलाव क्या है? उपस्थित बदलाव क्या है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे टेस्टिस से निकलता है। कहाँ से निकलता है? टेस्टिस से निकलता है। ठीक है, एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? एस्ट्रोजन का जो है मूल कार्य क्या है? यह मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने में क्या करता है? सहायता करता है। यह फीमेल हार्मोन है। क्या है? ये फीमेल हार्मोन है। उसके बाद देखिए कि पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल यानी एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? एडम्स का एप्पल, याद रखिएगा, कंठ या
टेटुआ यानी कि हमारे कंठ के पास होता है एडम सेपल जो बाहर निकलता है। उसके बाद है थायरॉक्सिन की संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो आयोडीन हो जाएगा, हमने बता दिया। निम्नलिखित में कौन सा जो है पशु हार्मोन है, निम्नलिखित में कौन सा जो है आपका क्या है पशु हार्मोन है, तो वो आपका इंसुलिन हो जाएगा। इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का पशु हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का पशु हार्मोन है जो कि अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका के बीटा सेल से निकलता है, बीटा सेल से निकलता है। उसके बाद है किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है, एक साथ क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, किसके वजह से, तो एड्रेनालिन की वजह से। किसके वजह से, एड्रेनालिन की वजह से, इसीलिए इसको हम लोग 3F या 3S हार्मोन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखिए निम्न में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है, तो देखिए इसमें कौन है, तो एस्ट्रोजन है। फीमेल मेल कौन है, टेस्टोस्टेरोन है, याद रखिएगा। उसके बाद है मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का अग्रभाग से हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से, पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से। देखिए आपको याद होना चाहिए कि क्या याद होना चाहिए, तो वो समझिए। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं और पिट्यूटरी हार्मोन स्रावित करता है, ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन स्रावित करता है। और जो हमारे शरीर में जो वृद्धि होता है ना, वृद्धि हार्मोन जिसको हम लोग सोमेस्टेटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन जो है ना, ये सब मास्टर ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड ही क्या करता है, स्रावित करता है। अगला देखिए कौन सा हार्मोन जो है शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, तो वो हो जाएगा इंसुलिन। बीटा सेल से निकलता है, अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। और इंसुलिन का अगर फॉर्मूला बोलेगा तो C45H69O14N11S3H2O होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये बीटा सेल से निकलता है, अग्नाशय के बीटा सेल से। मानव शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य है, मानव शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य है, तो यह जो है नियंत्रित करता है शरीर में ग्लूकोज और वसा का प्रयोग और भंडारण कैसे करना है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो लाल ग्रंथि आपका जो है वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए कहता है कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो है गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है, विस्तारण को क्या करता है, उत्तेजित करता है। तो ऑक्सीटोक्सिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोक्सिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोक्सिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटका हुआ होता है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि क्या कहलाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। क्या, पिट्यूटरी ग्रंथि जो लटका हुआ होता है। और हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। देखिए यहां से क्या होता है, आपको याद रखना है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन कौन सा है, तो STH है, सोमेस्टोट्रोफिक हार्मोन, TSH है जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और GTH जिसको गोनेट्रोट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं, गोनेट्रोट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये STH, TSH, GTH ये सभी कहां से निकलता है, मास्टर ग्रंथि से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, आपको बताना है, तो वो पीयूष ग्रंथि है। कौन है, पीयूष ग्रंथि है, कौन है, पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। और आपसे पूछ भी सकता है कि सीधे रुधिर में मुक्त करता है, यानी कि हार्मोन्स को डायरेक्ट क्या करता है, ब्लड में डालता है। कौन डालता है, तो थायराइड ग्लैंड डालता है, पैराथायराइड डालता है, एड्रेनल डालता है और वृषण डालता है, याद रखिएगा। उसके बाद निम्न में से हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है, बहुत कम होने से कौन बचाता है, तो वो आपका ग्लूकागोन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ग्लूकागोन। कौन हो जाएगा, ग्लूकागोन। कौन हो जाएगा, ग्लूकागोन, ठीक है। आपको याद रखना है कौन हो जाएगा, तो वो आपका कौन हो जाएगा, ग्लूकागोन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ग्लूकागोन, ठीक है। याद रखना है आपको ग्लूकागोन के बारे में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, डैश मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो कौन नहीं है इसमें, तो यकृत जो है वो आपका नहीं है। कौन है, यकृत जो है वो आपका क्या है, नहीं है, यकृत आपका नहीं है, ठीक है। देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यकृत जो है ना एक पाचन ग्रंथि है और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। और सेकंड पूछेगा तो अग्नाशय, दूसरा पूछेगा तो अग्नाशय, पहला हो जाएगा यकृत और दूसरा पूछेगा तो अग्नाशय, याद रखिएगा। उसके बाद है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो आयोडीन आवश्यक है। क्या, आयोडीन आवश्यक है। उसके बाद है याद रखिएगा, उसके बाद है इंसुलिन हार्मोन का स्रावन डैश से होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन जो है कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से होता है, अग्नाशय के बीटा सेल से, अग्नाशय के बीटा सेल से होता है। उसके बाद देखिए थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होता है, तो वो आपका गला में होगा। कहाँ होगा, गला में होगा। इंसुलिन किससे विनियमित करता है, तो वो आपका रक्त में शर्करा स्तर
रक्त में शर्करा स्तर। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो अग्नाशय के बीटा सेल में होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश भी कहा जाता है, तो अब क्या कहा जाता है? तो वो वाहिनीहीन यानी डक्टलेस ग्रंथि कहा जाता है, डक्टलेस ग्रंथि कहा जाता है, डक्टलेस ग्रंथि कहा जाता है, याद रखिएगा। और अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय हो जाएगा, पैराथायराइड हो जाएगा, थाइमस हो जाएगा और जनन ग्रंथियां हो जाएगा, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। उसके बाद है कि इंसुलिन, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंसुलिन के द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो वो आपका हो जाएगा मधुमेह, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। निम्नलिखित में से रासायनिक पदार्थ में कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है आपको बताना है? तो इंसुलिन हो जाएगा बीटा सेल के द्वारा। देखिए अग्नाशय के बीटा सेल से जो है इंसुलिन निकलता है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन और गामा सेल से जो है आपका क्या निकलता है? सोमेस्टोटेरिन निकलता है, सोमेस्टोटेरिन निकलता है हार्मोन, ठीक है। गामा सेल से क्या निकलता है? सोमेस्टोटेरिन निकलता है, याद रखिएगा। देखिए इसको मिलाना है, इसको क्या करना है? मिलाना है, तो इसको मिलाइए। देखिए कॉलिप के हार्मोन क्या हो जाएगा? पैराथायराइड हो जाएगा। कॉलिप के हार्मोन क्या हो जाएगा? पैराथायराइड हो जाएगा, मिला दीजिए। उसके बाद एल्डोस्टेरोन क्या हो जाएगा? अधिवृक्क ग्लैंड हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन क्या हो जाएगा? अधिवृक्क हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रोलैक्टिन जो है वो आपका पीयूष ग्लैंड हो जाएगा, पीयूष ग्लैंड हो जाएगा। प्रोलैक्टिन क्या हो जाएगा? पीयूष ग्लैंड हो जाएगा। और मेलाटोनिन क्या हो जाएगा? मेलाटोनिन आपका पिनियल ग्लैंड हो जाएगा। मेलाटोनिन क्या हो जाएगा? पिनियल ग्लैंड हो जाएगा। इस तरह से याद रख लीजिए। उसके बाद बोल रहा है कि ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण डैश के अतिस्राव के कारण होता है। तो क्या हो जाएगा? थायराइड हार्मोन का। किसके? थायराइड हार्मोन का। कौन सा हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? कौन सा स्रावित नहीं किया जाता है आपको बताना है? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा सोमेस्टोस्टेटिन। क्या हो जाएगा? सोमेस्टेटोस्टेटिन। यह जो है अग्नाशय में एक भाग है लैंगरहैंस की दुपिका, ये उसके जो है ना किससे निकलता है? तो डेल्टा बोलिए या गामा बोलिए, उसी से ये निकलता है, ठीक है। याद रखिए। अगला, रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा चलता है? किसकी कोशिकाओं के द्वारा चलता है आपको बताना है। तो ये अग्नाशय के हो जाएगा। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा हो जाएगा। लैंगरहैंस के आइटलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका अग्नाशय में। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है पाचक एंजाइम नहीं है? पाचक एंजाइम कौन सा नहीं है? तो सुपर ऑक्साइड डिस्यूटेज ये जो है आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं है। प्रोटीएस, एमाइलेज तथा लाइपेज जो है क्या है? पाचक एंजाइम है। ये ऊपर वाला क्या है? पाचक एंजाइम है, लेकिन ये आपका ऑप्शन डी जो है पाचक एंजाइम नहीं है। उसके बाद है पेट की परत स्टोमक लिंगिंग में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो वो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक, HCl जिसको कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा। और हमारे पेट में क्या होता है? अमलगम बनता है। हमारे पेट में क्या होता है? हमारे पेट में अमलगम नहीं, अमलगम आपका पारा से बनता है, पारा अमलगम बनाता है। हमारे पेट में बलगम बनता है, जिसकी वजह से हमारे पेट को जो है ना, जो बलगम एक म्यूकस है जो कि HCl की जब एसिडिक बढ़ जाता है ना, तो हमारे पेट को उसी से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। कौन सा अंग जो है एक ग्रंथि नहीं है? कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो पित्ताशय जो है ग्रंथि नहीं है, ठीक है। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो हो जाएगा फ्रेडरिक बेंटिंग। क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक बेंटिंग। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मेलानिन की उपस्थिति के कारण होता है। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि डैश होती है? तो वो आपका मस्तिष्क में उपस्थित होती है। और हाइपोथैलेमस के डंठल से लटका होता है कौन? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद है मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो कौन है वो आपका अग्नाशय है। कौन है? अग्नाशय, जिसको मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। उसके बाद है मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट यानी दुपिका कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्नाशय में पाए जाते हैं। उसके बाद है मानव शरीर में अग्नाशय का एक भाग है। क्या एक भाग है? तो पाचन तंत्र एक भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता है? बताना है। तो वो आपका थाइमोसिन हो जाएगा। क्या होगा? थाइमोसिन होगा। तो देखिए थाइमोसिन ग्रंथि जो है प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और यह जो है थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करता है। और थायरोक्सिन जो है, थायरोक्सिन या T4 कहिए उसको, या उसको T4 कहिए, और T3 जो है ना, ये नामक क्या करता है? हार्मोन का संश्लेषण थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। कौन सी ग्रंथि केवल
यौवन तक सक्रिय रहता है तो वो थाइमस हो जाएगा। क्या होगा? थाइमस हो। उसके बाद धीरे धीरे आपका उम्र बढ़ेगा, थाइमस ग्रंथि खत्म होगा। एडीएच का पूरा नाम क्या है? एडीएच का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। एडीएच का पूरा नाम क्या है? तो एडीएच का पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। उसके बाद देखिए ये किससे निकलता है आपको बताना, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। जठर ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो किसको? तो पेप्सिन को। किसको? पेप्सिन को। उसके बाद है पेप्सिन को क्या करता है? आसान कर देता है। उसके बाद है डैश अमाशय रस में पाए जाने वाला एंजाइम है। कौन है? तो वो आपका पेप्सिन है। पेप्सिन डैश में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है। तो कहाँ है? वो अमाशय में। कहाँ? अमाशय में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाला उपस्थित में बदलाव लाता है? तो वो टेस्टोस्टेरोन है। कौन है? टेस्टोस्टेरोन है। यौवना आरंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों यानी स्वेटिंग ग्लैंड और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है और इन ग्रंथियों में एक समय में कौन सा तत्व अधिक स्रावित होता है? एक समय में कौन सा तत्व स्रावित होता है? ये श्वेत तेल, जिसको ऑयली फेस नहीं हो जाता, यंग का ऑयली फेस हो जाता है। ठीक है। और महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन कहाँ स्रावित होता है? कहाँ स्रावित होता है बताना? अंडाशय से। कहाँ? अंडाशय से। कहाँ? अंडाशय से। डैश एंजाइम नहीं है इसमें। कौन एंजाइम नहीं है? तो इंसुलिन एंजाइम नहीं है, वो एक हार्मोन है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक है। उसके बाद है पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश होता है। डैश में प्रवेश करता है। कहाँ? तो मूत्रमार्ग में। उसके बाद है वृषण में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? वृषण में जो है कौन सा हार्मोन जो है आपका मुक्त किया जाता है आपको बताना है? तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद है टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है डैश में संश्लेषित होता है तो वृषण में होगा। डैश ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन है? आपका पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो आपको बताना यह मस्तिष्क के तल में। मस्तिष्क के तल में। हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो यह हो जाएगा खोपड़ी के अंदर। कहाँ? खोपड़ी के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो प्रोलैक्टिन। कौन? प्रोलैक्टिन। उसके बाद है आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्तेजित होता है? तो ये आपका एड्रीनेलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एड्रीनेलिन। क्या हो जाएगा? एड्रीनेलिन, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन में बढ़ावा देता है? तो वो हो जाएगा एरिथ्रोपोइटीन। यह अस्थि मज्जा बोन मेरो में क्या करता है? आरबीसी को बढ़ाता है। उसके बाद है कि डैश में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। किस में होता है? तो जीवाणु में। जीवाणु माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, याद रखा, एक कोशिकीय जीव है। और यकृत द्वारा स्रावित पित्त डैश में मदद करता है। किसमें मदद करता है? तो पाचन में मदद करता है। तो इस तरह से आपका जो है ना क्या हुआ कि अंतःस्रावी ग्रंथि फाइनली खत्म हुआ। कैसा लगा वीडियो? कोई सुझाव? वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है। अगला हम लोग चलेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि लगभग यहाँ पे 200 प्लस क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।